हिंदी जेआरएफ मास्टर क्लास की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार, सुप्रभात। मैं विकास कुमार यादव। अभी हम इस सीरीज में जो यूजीसी नेट जेआरएफ कहानी जो हमारा है, इसमें टोटल 21 कहानियां हैं। ठीक है, इस 21 कहानियों में डेली हम एक कहानी को पढ़ते हैं। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे चीफ की दावत। ठीक है, चीफ की दावत कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं? तो लेखक का परिचय, मूल कहानी पूरा पढ़ते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें आपको ये अंदाजा हो जाता है कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आलोचक एवं विद्वानों के कथन, उन्होंने क्या कहा। फिर ये क्या है कि हमारा टारगेट क्या है? तो दिसंबर का एग्जाम 2025 हमारा प्रमुख टारगेट है। और ये हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल के आधार पर जो चीफ की दावत हमारी जो कहानी है, वो 13वें नंबर पर है। इससे पहले हमने 12 कहानियों को पढ़ लिया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड है। ये 13 नंबर कहानी है, चीफ की दावत। आज है 11/9/2025। आज के दिन हमारा ये शेड्यूल है और कल हम पढ़ेंगे परिंदे। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्य कहानी पर आते हैं। वो भूमिका हो गई। अब इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो भीष्म साहनी इस कहानी के लेखक का नाम है। एक प्रकाशन कब हुआ इस कहानी का? तो 1956 में यह कहानी प्रकाशित हुई। और किस कहानी संग्रह में यह कहानी संग्रहित थी? तो ये पहला पाठ कहानी संग्रह में यह कहानी संग्रहित थी। ये हमने देख लिया, भीष्म साहनी ने इस कहानी की रचना की। प्रकाशन वर्ष हमने देख लिया, पहला पाठ कहानी संग्रह देख लिया। ठीक, अब इसको, इस कहानी में आखिर है क्या? इस कहानी में एक पति होती है, एक पति होता है, पत्नी होती है, उस लड़के की एक पति पत्नी और उसकी माँ। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे शहरों में अपने माता पिता को, या जो अपने बुजुर्ग हैं अपने से, उनकी कैसे उपेक्षा की जाती है, कैसे उनको अनदेखा कर दिया जाता है, कैसे उनके प्रति व्यवहार बदल जाता है, उस विघटन के बारे में इसमें दिखाया गया। तो चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को प्रदर्शित करती है। आधुनिक परिवेश परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, वह कहानी के केंद्र में है। और इस लेखक का परिचय आप देख लेते हैं। लेखक का नाम तो पता है, भीष्म साहनी। जन्म कब हुआ? तो इनका 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अविभाजित भारत। कौन सा भारत? तो अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ था। और वो जगह का नाम क्या था? तो रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में है। पिता का नाम हरवंश लाल साहनी पिता का नाम है। माता लक्ष्मी देवी। पुरस्कार कौन कौन से मिले थे इनको? तो इनको जो पुरस्कार मिले थे उसमें प्रमुख रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1975 में मिला था। और किस लिए मिला था ये याद रखना है। तो उपन्यास एक था तमस, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? तो 1998 में इनको पद्म भूषण मिला, साहित्य में योगदान के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद अन्य पुरस्कार, अन्य पुरस्कार में एक आ जाता है सलाका पुरस्कार, दूसरा है शिरोमणि पुरस्कार। ठीक? अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है इनको। अब इनका कहानी संग्रह आपको मुख्य रूप से देखना है, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कुछ बहुत ज़्यादा। कहानी संग्रह आपको ध्यान पे रखना है। तो इनका जो सबसे पहला कहानी था, उसका कहानी संग्रह का नाम है पहला पाठ कहानी, जिसमें चीफ की दावत कहानी संग्रहित है। यह उनका पहला कहानी संग्रह है। उसके बाद आती है ये भटकती राख 1967 में, फिर पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली 1989, अमृतसर आ गया, ये हमारे पाठ्यक्रम में संग्रहित है। अमृतसर आ गया, ये 1996 में लिखी गई थी। उसके बाद डायन 1996 में ये भी आई। अब
यहाँ तक तो हो गया लेखक का परिचय। अब कहानी के तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो एक होता है श्यामनाथ, ये नायक है, मध्य वर्गीय नौकरी करने वाला व्यक्ति। और इसका स्वभाव कैसा होता है? वह होता है दिखावटी। ठीक है, दिखावटी प्रवृत्ति का आदमी है ये। एक होती है बूढ़ी माँ। ठीक, तीसरा नंबर पे है चीफ, सामनाथ का बॉस। ठीक, ये प्रमुख पात्र में है। गौण पात्र में क्या है? सामनाथ की पत्नी, ये भी दिखावटी होती है। और दूसरा चीफ की पत्नी, ये गौण पात्र में है। प्रमुख पात्र में वो तीन, गौण पात्र में ये दो। अब यहाँ से कहानी का मुख्य वाचन आरंभ होता है। शुरू करते हैं। आज मजिस्ट्रेट सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। ठीक, चीफ की दावत का मतलब क्या है? सामनाथ जहाँ नौकरी करता था ना, ठीक, सामनाथ जहाँ नौकरी करता था वहाँ का एक उसका अपना बॉस तो होगा ही, तो बॉस उसके घर आने वाला था और उसके घर में पार्टी होने वाली थी। ये कहानी का मूल भाव है। ठीक, उस पार्टी के आने के बाद उस सामनाथ की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे थी, क्या क्या उसने किया, उसी को इस कहानी में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। और उस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज मजिस्ट्रेट माफ कीजिएगा, आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। ठीक है, तो पहला नाम कौन सा आया है इस कहानी में? सामनाथ, इसको याद रखना है। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने से फुर्सत ना थी। पत्नी डांसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैले हुई सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीफ की, थोड़ा जूम कर लेते हैं, रुक जाइए, अब थोड़ा सा ठीक से दिख रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक से दिखेगा। ठीक, चीफ की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। दोनों परेशान हैं। ठीक, उनकी पत्नी क्या पहनी है? डांसिंग गाउन। उनकी पत्नी क्या पहनी है? डांसिंग गाउन। और सामनाथ क्या कर रहे हैं? तो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल हो गई थी। कितने बजते बजते? तो 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल हो गई थी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? माँ का क्या होगा? सामनाथ सोचने लगता है कि सब कुछ तो इधर उधर रख दिए, अब माँ का क्या करें? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले। क्या बोले अंग्रेजी में? कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रह जाएं। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। ये उसकी पत्नी का कथन है। उनकी पत्नी के कथन में वो क्या है कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। उनकी जो पत्नी है, जब सामनाथ पूछ बोलता है कि माँ का क्या करेंगे, तो उनकी पत्नी कहती है कि उनके सहेली के घर भेज दो, रात भर वहीं रहेगी और कल आ जाएगी। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर यहाँ यहाँ फिर शुरू हो। एक सामना अपनी पत्नी की तरफ देखा और सोचते सोचते बोला कि नहीं, फिर से मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया मतलब कि उनकी जो पड़ोसन थी, उनकी जो सहेली थी, उसका मतलब कि उसकी माँ की जो सहेली थी, उसका आना जाना फिर से घर में शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाकर खाके शाम को ही अपनी पोट्री में चली जाए। वो माँ से क्या कहने के लिए क्या सोचता है कि जल्दी खाना खा के अपनी पोट्री में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, उससे पहले ही अपने काम से निपट ले। मेहमान कितने बजे आएंगे? तो 8 बजे।
मेहमान कितने बजे आएंगे? 8 बजे। उससे पहले ही माँ अपने खाना वाना खा के अपना काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। ये श्रीमती बोली। श्रीमती मतलब कि उसकी पत्नी बोली। सुझाव तो दोनों को ठीक लगा, माँ को खिला करके पहले ही सुला दो। लेकिन उसकी पत्नी फिर बोल उठती है कि जो वह सो गई तो नींद में खर्राटा लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो। ये सामना था कथन है कि तो इन्हें कह देंगे कि दरवाजा अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर में ताला लगा दूंगा। यह माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। ये उसकी पत्नी का कथन है। ठीक, सामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अचानक तुमने तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। सामना गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी को ही डांटने लगा कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी। यह भाई के पास मतलब कि जो उसकी माँ है वो उसकी भाई के पास जा रही थी, लेकिन वो कहता है कि तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। मतलब कि उसकी पत्नी उसकी माँ को रोक लेती है, जाने नहीं देती, इसलिए वह अपनी पत्नी पे गुस्सा कर रहा। कहती है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। ठीक, वो कहती है कि तुम जानो और वह जाने, मैं माँ और बेटे के बीच में मैं क्यों बुरी बनूं। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। अब वो देखिए वो क्या बोलता है, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। उनकी जो कदम मतलब कि वो माँ की कोठरी के बाहर जा खड़ा हुआ। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। माँ क्या कर रही थी उसकी? जब वो दरवाजे के पास पहुंचा उसके, तो माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप कर रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुभिते से चल जाए। माँ ये सोच रही है कि बेटे के दफ्तर से एक बड़ा अफसर आ रहा है घर, सारा काम अच्छे से हो जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना। रामनाथ कहता है कि माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। वो अपनी माँ को क्या कहता है कि मेहमान लोग कितने बजे आ जाएंगे? 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। ठीक है। उसकी माँ कहती है कि आज मुझे खाना नहीं खाना। उसकी माँ कहती है कि मांस मछली बनता है तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो आज काम से जल्दी निपट लेना। वो कहती है कि जैसे भी हो आज काम से जल्दी निपट लेना। वो कहता है, अच्छा बेटा। उसकी माँ कहती है, ठीक है, अच्छा बेटा, निपट लेंगे। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। वो अपनी माँ को क्या कहता है कि जब हम लोग बैठक में बैठेंगे तो उतनी देर वो बरामदे में बैठने का सलाह देता है।
फिर जब वो वहां पर बरामदे में आएंगे तो वो गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाने की बात करता है। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ आश्चर्यचकित हो गई कि बेटा ये क्या कह रहा है। उसकी माँ उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। बेटा ऐसा सोच रहा, माँ भी ऐसा सोच रही। माँ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, उदास होकर, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। वो अपनी माँ को कहता है कि आज जल्दी मत सो जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। माँ लज्जित हो गई और लज्जित होकर अपने बेटे से ये कहती है। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झल्लाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। एक कुर्सी को वो बरामदे में निकाल कर रख देता है और कहता है कि आओ माँ, इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती हुई पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। ठीक है, बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। वो माँ कहता है कि टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। वो गुस्से में कहता है कि यह खड़ाऊ उड़ाऊ पहन के मत आना, नहीं तो गुस्से में उठाकर मैं यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ, पहनोगी माँ। वो कहता है, कपड़े कौन से पहनोगी माँ। जो हो वही पहनूंगी बेटा, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे कि अब की माँ को उसको क्या पहनना चाहिए। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुंटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएंगे, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज के हों। ठीक, ये सब वो सोच रहा है। ठीक है, सब कुछ उसके हाथ में था। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, मतलब कि चीफ और माँ दोनों आमने सामने आ गए, तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। सामनाथ ऐसा सोच रहा। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लेना माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। ठीक, वो अपनी माँ को कहता है कि तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लेना, पहन के आओ तो जरा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, वो सोचता। सोचिए बेटा, जब माँ उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो बड़ा हो गया है, तब वो अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच रहा। ये कहानी अपने अब चरम पर पहुंच गई है। यहाँ माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। अंग्रेजी में वो क्या बोलता है, ये बोलता है अपनी स्त्री से। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़े में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर से आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप
पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ गुड़िया तो वह भी पहन लो। वो कहता है कि चलो ठीक है, उम, कोई चूड़िया गुड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो जब जेवर तुम्हार सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब वो माँ कहती है कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम जानते हो कि सब जेवर तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए। जिस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने जेवर तक को बेच दिए, वो बेटा आज उस माँ के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। और ये खुद को आधुनिक बताने वाली सभ्यता की सबसे गिरी हुई चीज है। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगी। तन तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बन कर आया हूँ। नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। वो अपनी माँ पर व्यंग करता है। वो जब उसकी माँ कहती है कि सारे जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, तो वो अंदर से झल्ला उठता है और वो अपनी माँ को बोलता है कि जेवर जो तुम्हारे बिके हैं तो मैं कुछ बनकर आया हूँ, ऐसे नहीं घूम रहा हूँ। जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीव जल जाए बेटा, तो इससे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। ठीक, 5:30 बज चुके थे। कितने अब बज चुके हैं? 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। सामनाथ जब गए तो एक बार फिर अपनी माँ को हिदायत कर दिया। माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। वो कहती है कि माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। माँ बोल देती है कि तुम कह देना ऐसा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। कितने बजते बजते? 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। एक 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है। उसका बॉस कैसा कहाँ का था? तो अमेरिकी था। ये याद रखना है। ठीक, उसका बॉस कहाँ का था? तो अमेरिकी था। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए। माँ का अपना बेटे का यह व्यवहार देखकर माँ को ऐसा लगा कि चुपचाप पीछे के रास्ते से अपनी विधवा सहेली के घर चली जाए। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठ गई। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ये क्या है? एक काम यहाँ पर कामयाब पार्टी किसको कही है? कि जिसमें ड्रिंक मतलब शराब कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। ठीक, सामनाथ का पार्टी अब शुरू हो गया है। ड्रिंक चलने लगा है, वो सफलता के शिखर को चूमने लगी। मतलब कि पार्टी अच्छे से आरंभ हो गया। ठीक, वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। जो उनका वार्तालाप था वो उसी तरह चल रहा था जिस तरह में गिलास में भरे जा रहे थे।
कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी, साहब को बख्शीश पसंद आई थी। साहब को क्या पसंद आई थी? साहब को बख्शीश पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। ठीक है, साहब को क्या पसंद आई? बख्शीश। और मेम साहब को क्या पसंद आए? तो पर्दे। ठीक है, सोफा कवर और डिजाइन पसंद आया था। ठीक है, मेम साहब को क्या पसंद आया? तो पर्दे और सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बड़ा बढ़कर क्या चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वो सोचता है कि इससे बढ़कर अब क्या चाहिए। साहब को बख्शीश पसंद आ गई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। कितने दौर में? जब ड्रिंक का जब दूसरा दौर शुरू हुआ, तब साहब चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतनी ही दोस्त परवर हो रहे थे। मतलब कि दफ्तर में वो जितना रौब रखते थे, जितना अकड़ कर बोलते थे, अभी वो उतना ही फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उतना ही दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो उनकी स्त्री थी, वह क्या साहब जैसे दफ्तर में रौब जमाते थे, अभी दोस्त बन रहे हैं, लेकिन जो उनकी स्त्री थी, वह क्या थी? वह काला गाउन पहनी थी, गले में सफेद मोतियों का हार था और पाउडर मेकअप लगाई हुई थी, और जो देसी स्त्रियां थी उसकी आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में, ठीक है, और इसी रो में पी, पीते पिलाते 10:30 बज गए। कितने पीते पिलाते कितने बज गए थे भाई? तो पीते पिलाते 10:30 बज गए थे। वक्त गुजरते पता न चला, आखिर सब लोग अपने अपने गिलास में से आखिरी घूंट पी कर खाना खाने के लिए बैठे और बैठक से बाहर निकले। ठीक, आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गया। जब वो बरामदे में पहुंचा, तो सामनाथ ठिठक गया। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। मतलब कि वो जो सामने वो देख रहा था, उससे उसका पैर लड़खड़ाने लगा, नशा उतरने लगा। बरामदे में कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों के त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। माँ मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती, तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक गया आया था, और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। माँ को ऐसी हालत में देखकर सामनाथ घबरा जाता। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठा। जी चाहा कि माँ को धक्के देकर उठा दूं और उन्हें कोठरी में धकेल दूं, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ बाकी मेहमान पास खड़े थे। सामना तो गुस्सा आया, वो सोच रहा था कि माँ को उठा के कोठरी में डाल दे, या फिर धक्के वहां से उठा दे। अब उसका दिखावटीपन देखिए कि जब वो सोच रहा है कि वहां पर चीफ है और बाकी मेहमान है, तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं करता है।
माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। कौन हंस दिया माँ को देखते हुए? देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन हंस देता है देख करके, तो देसी अफसर। अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी, इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। ठीक है, चीफ ने क्या कहा धीरे से? पुअर डियर, मतलब कि अंग्रेजी का शब्द है। इसको जब कोई बुरी स्थिति में होता है तब उसके लिए प्रयोग करते हैं, पुअर डियर। ठीक है, माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बनता। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन पर देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथ की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजर से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। चीफ क्या बोले? चीफ के चेहरे पर क्या थी? माँ को देखकर चीफ के चेहरे पर क्या भाव था? वो चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और माँ को देखकर वो बोलता है, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए थे। ठीक है, चीफ ने झिझकते हुए अपने सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए थे, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए, मतलब ठीक तरह से यहाँ नमस्ते भी ना कर पाए। यहाँ पर ठीक होगा, ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। घबराहट के मारे माँ क्या करती है? माँ का जो बायां हाथ है वही साहब से मिला देती है। सामनाथ सामनाथ दिल से दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ पर कौन हंस रहा है? तो देसी अफसर, जो अपने देश की जो स्त्रियां हैं वो माँ का मजाक उड़ा रही हैं। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर जब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहा था, हाउ डू यू डू। चीफ क्या कह रहा था? माँ का दायां हाथ, मतलब जो बायां हाथ है, हाथ से मिलाकर चीफ क्या कह रहा था? हाउ डू यू डू, मतलब कि आप कैसे हैं। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खिसियात से खैरियत से हूँ। कहो माँ, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। रामनाथ क्या क्या कहता है माँ को कहने के लिए? कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, है डूडू। अब माँ तो भाई वो वह उस भाषा को नहीं जानती, तो उस भाषा में सटीक कैसे कर सकती है? तो वो लड़खड़ाती हुई बोली, संकोचित करते हुए बोली कि है डूडू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ का मन क्षोभ कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे। माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। ठीक है, सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती हैं। सामनाथ अंग्रेजी में बोले। ठीक है, अंग्रेजी में सामनाथ ये तीसरी बार अभी तक बोल चुका है। 2 बार अपनी पत्नी से और 1 बार यहाँ।
मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे ल जाती है। वो अपने बॉस को कहता है। ठीक, साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। ठीक है, माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। ठीक है, सामनाथ अपनी माँ से कहता है कि तुम गाना सुना दो, तुम्हें कितने ही गीत याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने रिझ कर कहा, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। ठीक है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर नार दे। वो क्या कहता है कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, ये गीत याद रखना है। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरिया ते भागी हरिया है। ये एक प्रसिद्ध गीत है शादी विवाह का। ठीक, देसी स्त्रियां खिलखिलाती खिलखिला के हंस उठी। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। माँ कितनी पंक्तियां गाकर चुप हो गई? तीन। बरामदा तालियों से गूंज उठा। ठीक, बरामदा जो था उसका तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। ठीक है, साहब खुशी से तालियां बजाते जा रहे हैं। सामनाथ का खिज प्रसन्न और गर्व में बदल गई थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। माँ का वह गीत सुनकर साहब बहुत खुश हुआ और ताली बजाने लगा। तो इस साहब की खुशी को देखकर जो सामनाथ का गुस्सा था वो गर्व में बदल गया और माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, वो बहुत कुछ साहब। मैं आपके एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। वो कहता है कि हम पंजाब की जो चीजें हैं उनको हम आपको भेंट करेंगे। तो साहब कहते हैं कि नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं लूंगा, पंजाबियों के घर में क्या बनता है जो औरतें खुद बनाती हैं उसको वो देना चाहती है। ठीक, शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड्डियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। ठीक है, सामनाथ सोचते हुए बोले कि लड़कियां क्या बनाती हैं, गुड़िया और फुलकारियां। फुलकारी क्या है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। ठीक? साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ क्या बोले,
यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। वो माँ को बोलता है कि वो माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना देगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। माँ कहती है कि अब मेरी उतनी नजर नहीं है, दिखाई नहीं देता, कैसे बना पाऊंगी इस बुढ़ापे में। लेकिन फिर भी सामनाथ अपने साहब को खुश करने के लिए कहता है कि मेरी माँ आपको फुलकारी बनाकर देगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गया। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सुबह नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में झलझल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बाहर उन्हें पोंछती। ठीक ठीक है। सब कोई वहां चले गए। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि माँ की छल छल आंसू बहने लगे, माँ रोने लगी। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ जाते, जैसे बरसों की बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे को चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसता के बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में नहीं आते थे। ठीक है। माँ अपने आप को समझा रही है, हाथ जोड़ रही है, भगवान का नाम ले रही है। बेटे के बेटे के इतने मतलब कि क्या बोलते हैं, दुर्व्यवहार मतलब कि गलत व्यवहार करने के बाद भी माँ अपने बेटे की चिरायु की प्रार्थना कर रही है। ये माँ तो माँ होती है, ये माँ का प्यार दिखाया गया है यहाँ पर। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सिर सट कर बैठी आंखें फाड़ दीवार को देखे जा रही थी। घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटने लगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठी माँ, हड़बड़ा कर उठ बैठी। कुछ मुझे फिर कोई क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों उन्हें वह ऊँघने लगी, क्यों बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ठीक है। माँ तो घबराई हुई थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामनाथ घूमते हुए आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, वो अभी खुश है। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ के क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो?
ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखता। ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे है कि नहीं बेटा, अब तुम अपने बहू के साथ जैसा मन चाहे, मैंने अपना खान पहन लिया। ठीक है, वो कहती है कि अपने बहू के साथ तुमको जैसा मन करे वैसा रहो, मैं अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। कहाँ भेजने की बात कही गई है? तो हरिद्वार, ये स्थान का नाम आपको याद रखना है। ठीक, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? अभी देखिए, अभी भी उसके मन में लालच है, जो उसका बेटा है अभी भी उसके मन में लालच है। वो कह रहा है कि अगर तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब तो तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंख अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनवाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते देखती हुई बोली, क्या क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे माँ की झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। माँ अभी भी देखिए, माँ अपने बेटे के तरक्की के बारे में ही सोच रही है। तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब तो खुश यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी, माँ बोलती है कि मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। वो क्या अपनी माँ से कहता है कि आप सो जाइए, लड़खड़ाते हुए वो अपने कमरे की ओर घूम गए। चीफ की दावत कहने के संदर्भ में विद्वानों का मत, ये क्या है? विद्वान क्या कहते हैं चीफ की दावत? यहाँ पर अपनी कहानी अब यहाँ पर समाप्त हो गई, ये कहानी की अंतिम पंक्ति। ठीक है, वो अपनी माँ को सोने के लिए कहता है, और सोने के लिए कहने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, कहानी को मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, जगह जगह पर हाईलाइट भी कर दिया है। और आपको जब आप कहानी पढ़िएगा तो आप इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत कहानी के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या? देखिए मत क्या है, तो आधुनिक पीढ़ी के हाथों पुरानी पीढ़ी का अनादर होते हुए भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी में दिखाया गया है। ये विद्वानों का मत है और बात सही भी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक? माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? ये बताइए। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन वन में है चिकनकारी, दो में है कशीदाकारी, तीन में है कलाकारी, और चार में है फुलकारी। ये बताइए। तो इसका सही आंसर है फुलकारी। अब दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है
कि चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन पर विचार कीजिए? निम्नलिखित। तो वो कथन इस प्रकार है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। ठीक। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। डी में है माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव प्रकट करती है। ई में है निम्न वर्गीय परिवारों की सांस्कृतिक संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। सोचिए। अभी तक आपने पूरा कहानी पढ़ा तो आप इस प्रश्न को तो बना ही लेंगे। तब तक आंसर ही नहीं। अच्छा ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सी और ई। ठीक। देखिए क्या है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। ये बात तो एकदम सही है। उसके बाद है मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। ये भी सही है। उसके बाद है निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। ठीक। अब ये है। ये देखिए, ये इस बार का क्वेश्चन है जो जून 2025 में पूछा गया था ना। जो ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है जून 2025, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है कि चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्न संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ के पत्नी के हैं। ये यहाँ पर देखिए कैसा ट्रिकी प्रश्न पूछा है कि ये संवाद सामनाथ, इसमें से कौन सा संवाद सामनाथ के पत्नी का है, ये बताना है। ठीक। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अब आपको बताना है कि कौन से संवाद उस सामनाथ के पत्नी के हैं। मैंने कहानी पे बहुत जगह मार्क किया है कि कौन सा है। आप सोच कर बताइए, कमेंट करिएगा कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ 4-5 ऑप्शन पहले दिया है, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें है कि इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। तो अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये ए तो शुरुआत में ही वो उसकी पत्नी कहती है। जब सामनाथ बोलता है ना कि माँ का क्या करें, तो वो बोलती है कि इनको सहेली के घर भेज दो इनका। ये तो होगा ही। ठीक। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है कि तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। सी में है कि कोई ढंग की बात तो हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। ठीक। डी में है वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनार दे। और ई में है जो वह सो गई और नींद में खर्राटा लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। अब देखिए 5 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है और यहाँ पर दिया हुआ है इन ऑप्शन। देखिए ए होगा, हमको पता है कि ए होगा। तो ए कितने ऑप्शन में है? केवल ये और ये, एक और दो में, दोनों में ए है। ठीक। अब बी, सी या ई इनमें से होगा। तो देखिए एक बात आपको ध्यान पे होगा कि तो इन्हें कह देंगे अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए, उसके बेटे का कथन है। ठीक है। कोई ढंग की बात तो ये भी उसके बेटे का कथन है। देखिए वो जो उसकी पत्नी जो कहती है वो दो चीज कहती है। पहला कि पिछवाड़े के रास्ते से उसके सहेली के घर भेज दो, और दूसरा वो ये कि जो वह सो गई तो नींद में खर्राटा लेने लगेगी, साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। ठीक है।
अब ये हम आपको दिखाते हैं, हम मार्क किए हैं, अगर आपने कहानी को सही से देखा है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर में सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, देर रात भर बेशक वहीं रहेगी, कल आ जाएगी। यह उनकी पत्नी कहती है। अब देखिए, उनकी पत्नी ये भी कहती है कि मगर सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई तो नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यही दोनों चीज को उठा करके यहाँ प्रश्न के माध्यम से पूछा है। इसीलिए कहानी जब आप पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, ताकि आपको आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, तो आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन टू। ठीक है ना, ए और ई। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन टू, ए और ई। ठीक। ये तो आलोचक के दृष्टिकोण में है कि भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत एक आधुनिक युवा की संवेदनहीनता, स्वार्थता और मां के प्रति उपेक्षा को उजागर करती है। कहानी मिस्टर सामनाथ की है, जो अपने अंग्रेजी बॉस चीफ को दावत पर बुलाते हैं और अपनी अनपढ़ बूढ़ी माँ को घर में छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि इससे उनकी पदोन्नति रुक जाएगी। लेकिन अंत में माँ के सरल और पारंपरिक व्यवहार से चीफ इतना प्रसन्न होता है कि सामनाथ भी अपने माँ के प्रति हीन भावना से मुक्त हो जाता है और अपनी माँ के प्रति आदर व्यक्त करता है। यहाँ तक में कहानी समाप्त हुई। अब मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं और आपने कुछ सीखा, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ कि हमारी दो चीज़ें, सुबह में हम कहानी का जिक्र करते हैं, एक सुबह में डेली एक कहानी 10 बजे, और रात में रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का अभी हम वीर गाथा काल पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर देख लें। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।